अच्छा यार ये ना कुछ फार्मूलाज होंगे डेप्रिसिएशन फाइंड करने के, जो इस मतलब पूरे चैप्टर में है कि किस तरह से एसिड पे जो है डेप्रिसिएशन लगती है। कंपनीज कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करती है कि क्या परसेंटेज उन्हें लगानी है और क्या नहीं। तो सबसे पहले होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो डेप्रिसिएशन लगाने का एक मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फार्मूलाज है कुछ। सबसे पहला है कि अगर हमने डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड करना हो कि मतलब किस रेट से उसे डेप्रिशिएट करना है, 10% से 12% से रेट हमने फाइंड करना हो, तो वो होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई 100। ये 100 इसलिए ताकि रेट निकला है, परसेंटेज निकला है। अच्छा ये है, अब समझना बात को। ये कॉस्ट जिस पे ख़रीदी हमने, जैसे 1 लाख का लैपटॉप लिया था, उसके बाद ये रेजिडुअल लाइफ वैल्यू क्या है। मैंने बताया था एक स्क्रैप वैल्यू होती है, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू होती है, नेट बुक वैल्यू होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, इसी को रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब अगर 1 लाख की चीज़ जो है वो 60,000 में बिक रही है, तो रेजिडुअल वैल्यू क्या हुई? 60,000। रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू नेट बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सारी सेम चीज़ें। उसके बाद आता है कि यूज़फुल लाइफ क्या है। तो देखो, हमें तो नहीं पता होता ना एक चीज़ ने कब तक ही ठीक रहना है। हो सकता है एक मशीनरी 3-4 महीने बाद ही ख़राब हो जाए और हमने कहा वो 10 साल तक कहीं नहीं जाती। तो यूज़फुल लाइफ जो है ये एस्टिमेट होती है। यूज़फुल लाइफ का मतलब है कुछ फैक्टर्स की बिना पर हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि एक एसिड इतना चल सकता है। एक मशीनरी 1 करोड़ की 10 साल चल सकती है, तो उस 10 सालों को बोलेंगे यूज़फुल लाइफ। एक लैपटॉप अच्छे से 2 साल चल सकता है, तो उस लैपटॉप का जो यूज़फुल लाइफ है वो क्या है? 2 साल। कॉस्ट जिस पे हमने ख़रीदा, ये बातें क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया रेट फाइंड करने का। अब कभी कभार अमाउंट भी होती है डेप्रिसिएशन की, कि अगर 10% लग रहा है, 10% वो रेट नहीं पूछ रहे, अमाउंट पूछ रहे हैं। उसके अंदर इस तरह से होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और यूज़फुल लाइफ। बस इतना सा। वही रेजिडुअल वैल्यू जिस वैल्यू पे हम एसिड बेचते हैं, यूज़फुल लाइफ जो उसकी यूज़फुल लाइफ हमने पहले से एस्टिमेशन उसको लगाया हुआ होता है। ये तीसरा भी होता है अमाउंट फाइंड करने का। वो होता है कि कॉस्ट के साथ ना डेप्रिसिएशन का जो रेट है, डेप्रिसिएशन का जो रेट है, जो परसेंटेज है ये वाला, इसको रेट बोल दो, डेप्रिसिएशन परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई करा दो। जैसे कॉस्ट है 1 लाख, रेट लग रहा है 10%, तो क्या आएगा? 10,000 आएगा ना। तो 10,000 जो है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गई। इससे भी अमाउंट फंड होती है, इससे भी होती है। अब अगर मैं परसेंटेज दी होगी तो ये आसानी से हो जाएगा, नहीं दी होगी फिर इससे करेंगे। अगर ये भी नहीं दिया होगा तो फिर इससे पहले परसेंटेज फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इससे हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। तो ये था, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर आगे आता है एक और, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये भी डेप्रिसिएशन फाइंड करने का ही मेथड है, लेकिन जाहिर है दोनों में फ़र्क तो होगा। इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है ये, रेट 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एन। जो एन है ना, ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स।
कि कितने सालों की डेप्रिसिएशन लगानी है। अच्छा वो ना बता देगा कि आपने किस मेथड से फाइंड करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस से या स्ट्रेट लाइन से। जिस भी मेथड से आपने करना होगा ना वो पहले ही बता देगा इस बात को, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा अब इन दोनों में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अब वो समझ रहे हैं। देखो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों में इस तरह हो रहा है, चलो इसको छोड़ो, हम रिड्यूसिंग बैलेंस और यहाँ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए का सामान है जिस पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो लगाओ दोनों मेथड के हिसाब से, वो फार्मूले से बेशक लगाते रहना। देखो जब इस पे लगेगा पहले साल 10%, रेट है कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, ये वाला अमाउंट आ जाएगी, ये हो जाएगा पहले साल 90,000 का। इसका करोगे ये भी 90,000 का ही होगा। अब आप अगले साल दोबारा 10% लगाओगे, ये कितने की भी इसकी वैल्यू बच जाएगी 80,000 की, और ये कितने का बच जाएगा, ये बच जाएगा 81,000 का। बस अब ये बात आपने समझनी है, क्योंकि अगर हमने 10% लगाना है ना तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगती है। कॉस्ट कितनी है 1 लाख, तो 10% किसका लेंगे 1 लाख का, कितना आता है 10,000। 10,000 गया तो बाकी कितना बच गया 90,000। अब अगले साल दोबारा 10% लेंगे किसका, कॉस्ट का, 1 लाख का 10% 10,000, 90 में से 10,000 गया आ गया 80,000। अब तीसरे साल दोबारा किसका लेंगे, कॉस्ट का 10% लेंगे, कितना आएगा 10,000। अब 80,000 में से 10,000 गया तो बच गया 70,000। 3 सालों में 30,000 की डेप्रिसिएशन हो गई। अगले साल दोबारा किसका लेंगे, कॉस्ट का 10% लिया, कितना आएगा 10,000, 70,000, 60,000। चलो मान लेते हैं इसकी यूज़फुल लाइफ 4 सालों की थी, 1 2 3 4, तो बताओ डेप्रिसिएशन कितनी लगी 40,000, ऐसा है ये नहीं। और वैल्यू जो बच गई जिस पे हम एसिड बेच देते हैं, जो रेजिडुअल वैल्यू होती है, जो स्क्रैप वैल्यू होती है, जो नेटबुक वैल्यू होती है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, वो क्या है, वो 60,000 है। कि 1 लाख की चीज़ थी, 4 सालों में 40,000 की डेप्रिशिएट हुई और 60,000 की बिक जाएगी। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन अभी मैं बताता हूँ, सारा समझाता हूँ। फिर आते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वही 1 लाख की चीज़ 10% लगाया, 10,000 गया, 90,000 बची। अब अगली बारी 10% लगेगा इस पर, इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। और जब 10% 90,000 को लगेगा क्या आएगा 9,000, तो वो 81,000 आ जाएगा। अब अगले साल 10% लगेगा इस पर। 10% किस पे लगेगा, इस पर। अब देखो ये है 81,000, और अब हम 81,000 का 10% करें तो क्या आएगा 8,100। 81,000 में से 8,100 माइनस करो तो ये आएगा 72,900। अब अगले साल दोबारा से इस पर 10% नहीं लगाएंगे, इस पर लगाएंगे जो वैल्यू बच गई थी। अब 72,900 में से हम 72,990 माइनस करें तो 65610। अब देखो इस पे भी 4 साल डेप्रिसिएशन लगी, इस पे भी 4 साल लगी, और इस पर जो हमारे पास डेप्रिसिएशन लगी वो लगी 34,390, और इस पर जो लगी वो कितनी थी, वो 40,000 थी। एट दैट जो स्क्रैप वैल्यू बची वो कितनी बची, इसकी 65,610, और इसकी कितनी बची 60,000। अब देखो दोनों में फ़र्क है।
हालांकि दोनों में कह रहे थे कि 1 लाख की चीज़ है, 10% डेप्रिसिएशन लगाओ। दोनों में यही बात बोली थी ना, लेकिन फ़र्क तो है। फ़र्क समझ आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अभी मैं ना एक लाइन बोलता हूँ, अभी समझ आ गई होगी। मैं एग्जैक्ट जुमला बोलूँगा, उसको याद करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगती है अब हर साल। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगती है हर साल। 1 लाख, पहले साल इस पे 10% लगेगा 90,000, अगले साल इसी पे 10% लगेगा कितना 10,000। 10,000 डेप्रिसिएट होगा ना, तो 90 से 10 गया 80, फिर इस पे लगेगा, फिर 80 से 10 गया 70। हर साल इसी की परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उस पर नेट बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगती है। ये 2 जुमले याद कर लो। बात आ रही है पहले साल की। पहले साल बताओ एसिड की नेट बुक वैल्यू क्या होगी। देखो नेट बुक वैल्यू वही होती है ना, डेप्रिसिएशन लगाई, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो अमाउंट बची वो नेट बुक वैल्यू। अभी हद तक पहले साल में हमने कोई डेप्रिसिएशन लगाई नहीं, तो नेट बुक वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ही होगी ना। अगर मैं कहूँ यार कि हर साल ना 10% डेप्रिशिएट करूँगा अपने एसेट को, तो अब पहले साल जो है वो जाहिर है मैं उसकी कॉस्ट पर ही करूँगा ना, जिस पे मैंने ख़रीदा था। तो फिलहाल नेट बुक वैल्यू यही है। पहले साल 10% लगाया, 10,000 में चला गया, 90,000 बच गया। अब अगले साल नेट बुक वैल्यू जो है वो 1 लाख तो नहीं रही, वो तो 90,000 है। अब 90,000 पे नेट बुक वैल्यू पे लगाना है हर बारी, रेजिडल वैल्यू पे लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाना है, स्क्रैप वैल्यू पे लगाना। 90,000 का 10% 9,000, और आ जाएगा तीसरे साल 81,000। और फिर इस तरह से अब हमने 81,000 रुपये, क्योंकि इस बार नेट बुक वैल्यू है 10% लगाना है, तो वो आ जाएगा 8,100, और नेट बुक वैल्यू आ जाएगी ये। फिर अगले साल दोबारा नेट बुक वैल्यू कौन सी है ये, इसका 10% क्या होगा 7,290, वो लगाएंगे तो ये। लेकिन इसके अंदर जिस कॉस्ट पे ख़रीदा था उसी पर डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। और एट द एंड, अच्छा ये दोनों मेथड है, इन दोनों मेथड्स के पर ही डेप्रिसिएशन लगती है, जो भी कंपनीज या फिर फैक्ट्रीज वगैरह अपने एसेट्स को लगाती है। तो इनमें फ़र्क है, वो फ़र्क तकरीबन समझ आ गया होगा। और ये 2 जुमले याद कर लो, रट लो। उसके बाद ना एक और मेथड होता है, 4 मेथड है ये मैं बता दूँ। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये भी वैसे ही होता है जैसे एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, लेकिन इसके अंदर हल्का सा फ़र्क है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन की अगर हमने अमाउंट फाइंड करनी होती है ना, तो हम फार्मूला लगाते हैं यूनिट्स यूज्ड या प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन आगे आ जाएगा। देखो मैंने पहले कहा था कि कुछ ऐसे हम तरीके पढ़ेंगे कि अगर एक एसिड हमने ली है उसे यूज़ ही नहीं कर रहे, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी या नहीं लगेगी। अच्छा देखो ये 2 मेथड कहते हैं, ये कहते हैं हाँ लगेगी, कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत एसिड इस्तेमाल करो ना करो डेप्रिशिएट होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड भी यही कहता है होगा। ये मेथड कहता है नहीं, ये कहता है एक मशीन है, उसने कुछ काम ही नहीं किया तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। देखो ना यूनिट्स यूज प्रोड्यूस, मशीन है पड़ी हुई है, उसने कितने यूनिट यूज़ किए 0, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए 0, 0। हमने रेट डेप्रिसिएशन 12% लगाया हुआ था, आंसर क्या आएगा 0। डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगी 0।
मतलब अगर कोई मशीन यूज़ ही नहीं हो रही होगी तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी, ज़ीरो। वो बोलता है ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि जो एसिड है उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है, बाकियों में ये बात नहीं है। मैं इस चीज़ को दिमाग में रख लो कि एसिड का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, और इस इस्तेमाल के लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूनिट्स यूज या फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये तो हो गया कि फिर डेप्रिसिएशन। अब इसका एक और फार्मूला होता है जिसके ज़रिए रेट फाइंड करते हैं, बिल्कुल वही स्ट्रेट लाइन वाला है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल इस वैल्यू ओवर वो यूज़फुल लाइफ, बिल्कुल वैसे, लेकिन इस पर थोड़ा सा चेंज है। यूज़फुल लाइफ लेकिन यूनिट्स के अंदर। यहाँ भी यूज़फुल लाइफ ये नहीं कहेंगे 3-4 साल ये वो, क्योंकि 3-4 साल होती रहे, हमें फ़र्क पड़ता है उसने यूनिट्स इस्तेमाल कितने किए हैं, मशीन यूज़ कितनी हुई है, उसने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए हैं, यूनिट्स यूज़ कितने किए। तो यूज़फुल लाइफ चाहे जो भी हो, 1 करोड़ साल भी हो, मशीन इस्तेमाल नहीं हुई तो डेप्रिसिएशन ज़ीरो होगी। और इस तरह से यूनिट्स में अगर हम देखेंगे कि कितने उसने यूज़ किए प्रोड्यूस किए, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेंगे तो ही हमारे पास यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सबसे अहम बात क्या है इसमें कि एसिड का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। आखिरी मेथड होता है सम ऑफ डिजिट्स मेथड। इसके अंदर एक ही इसका फार्मूला है हमारे पास कि जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए डेप्रिशिएबल, बल्कि यार ये मुश्किल हो जाएगा, मैंने एक आसान सा तरीका बताता हूँ इसका। जो डेप्रिसिएशन है वो है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, आर वी रेजिडुअल वैल्यू, मल्टीप्लाई रिमेनिंग ईयर्स ओवर सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स। ये है इसका फार्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई रिमेनिंग ईयर्स ओवर सम ऑफ ईयर डिजिट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब है। क्या इसमें अजीब है? देखो, ये ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम सवाल नहीं करते, ये वाला मेथड कभी भी ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम सवाल नहीं करते। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि उसने हमें कोई कॉस्ट दी है, कोई रेसिडुअल वैल्यू दी है, और उसने कहा हमें डेप्रिसिएशन लगाओ पहले साल की। किस साल की? पहले साल की। और उसने कहा कि 5 साल तक डेप्रिसिएशन लगती रहेगी, लेकिन हमें चाहिए किसकी? पहले साल की। अब जब हम पहले साल की लगाएंगे ना, तो 5 सालों के हिसाब से तो हम लिख देंगे कि भाई बाकी कितने ईयर्स बच गए। अगर हमने पहले साल की लगाई 4, बल्कि नहीं, अगर हमने पहले साल की लगाई है तो बाकी 5 ही बच जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम उसके अंदर अक्रूवल्स के अंदर पढ़ते थे, महीने गिनने की समझ नहीं आ रही होती थी, लेकिन ये समझ आ जाएगी सवाल के अंदर। पहले साल के अंदर लगाएंगे तो बाकी भी पिछले 5 सालों की पड़ी हुई है। और सम ऑफ ईयर डिजिट्स कितने साल नोट अप्रिशिएट होगी, कितने साल होगी? अभी तो बताया 5 साल होगी। तो पता क्या करना है, 1+2 +3 +4 +5, देखो ये आता है 15। तो ये है सम ऑफ ईयर्स डिजिट कि जितने भी साल हैं उनको इस तरह से प्लस करना है। अब कभी कभार वो अगर 27 साल बोल देगा तो 1+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, और इस तरह से +27 तक जाना है। लेकिन इस तरह ज़ाहिर सी बात है कि जा तो नहीं सकते। तो सम ऑफ ईयर डिजिट्स जो है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम ऑफ ईयर डिजिट्स फाइंड करने का एक फार्मूला है, वो है n+1/2। एन जैसे हमने यहाँ देखा था, उसने भी क्या कहा, 5 साल, 5 5 + 1/2। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 × 6/2, और ये 30/2, और ये क्या आ जाएगा 15 जो यहाँ पर आया था। मतलब अगर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ हो ना कि भाई 27 साल है या 40 साल है, तो इस तरह तो होने से रहा, तो फिर इस तरह से कर लिया। यहाँ भी 15 आया और इस तरह से प्लस करने से भी 15 ही आया था।
डेप्रिसिएशन वो हमसे दूसरे साल की पूछता है, तो ये 5 के बजाय 4 हो जाएगा। और कितने साल डेप्रिशिएट होगा, 5 साल होगा, तो वो ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट में लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वैसे बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये सिर्फ सवाल हल करने से होगा। ये वाला मेथड ये थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, ये बात थी। आखिरी बात ये है कि बस मेरे ख्याल से हो गया तकरीबन। ये ना, इसको हर सूरत याद करना है जो मैं लिख के खा रहा हूँ अभी तक।